तो हेयर फॉलिंग, बाल झड़ना कह लीजिए, बाल्डनेस कह लीजिए, ये सारे वो नाम हैं जो आप सभी लोगों ने सुने हुए भी बहुत बार होंगे। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के, ये एक फैक्ट जान के, कि ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग आधी दुनिया, लगभग 50% से ज़्यादा लोग, इसका मतलब होता है कि हर दूसरा व्यक्ति इस भयंकर सी परेशानी से परेशान है। इस भयंकर सी बीमारी कह लीजिए जो बाल्डनेस है, हेयर फॉलिंग है, इससे आधी दुनिया से ज़्यादा परेशान है। इतनी एक सीवियर परेशानी पे आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आप सभी के सामने हैं। और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बहुत सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके बात करेंगे कि हेयर फॉलिंग बेसिकली है क्या, ये किस किस टाइप का होता है। और बहुत डायरेक्टली मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, बहुत प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको लेके आप हेयर फॉलिंग और बॉल्डनेस जैसी, गंजापन जैसी परेशानी को, जिसके लिए ये माना जाता है कि ये इनक्योरेबल है, ऐसी परेशानी को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा एक पूरा ट्रीटमेंट पैटर्न, उसका थेरापेटिक इंडिकेशन भी, और क्लासिकल होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, चाहे वो बाल्डनेस हो, मेल पैटर्न बाल्डनेस हो, हेयर फॉलिंग हो, इनमें से किसी भी कंडीशन को कैसे बहुत ही आसानी से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, ये सारी बातचीत आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे। तो चूँकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उन मेडिसिन्स को काम में लेना है, किन किन इंडिकेशंस पे काम में लेना है, ये आप सबको बताते चलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारी जानकारियों को पूरी तरीके से, इनका लाभ उठाने के लिए इसे आखिर तक देखिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उदयमणि कौशिक है और हम लोग पिछले करीब 20 साल से, मैं उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर जो कोटा राजस्थान में है, और अच्छा लगेगा आपको ये जान के कि भारत के बहुत सारे बड़े शहर, जिनमें गुड़गांव है, दिल्ली है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, ऐसे बड़े शहर, चाहे वो मुंबई हो, इनको छोड़ के केवल भारत के बड़े शहर ही नहीं, अगर हम भारत से बाहर के भी देख लें तो करीब करीब 9 से ज़्यादा देशों के आज करीब 56,000 से ज़्यादा ऐसे ही इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें इनक्योरेबल माना जाता है, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनको हम पूरी तरीके से ठीक भी कर चुके हैं। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में एक जो बहुत ज़रूरी विषय हम सब लोगों के बीच में होता है, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान लोग हैं, उनकी एक बड़ी चिंता का कारण होता है, अब चाहे उसमें वो मेल हो या फीमेल हो। कमाल की बात यह है कि दोनों ही जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे परेशान रहते हैं। ये ज़रूर है कि मेल पार्ट जो है, जो मेल पेशेंट्स हैं, वो इससे ज़्यादा परेशान होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल, लेकिन होता ये दोनों में है, परेशान दोनों को करता है। तो आज हम बहुत सिस्टमेटिकली बात करेंगे कि हेयर फॉलिंग बेसिकली होता क्या है। तो स्टेप 1 पे हम ये जानेंगे कि हेयर फॉलिंग या बाल्डनेस बेसिकली है क्या। इसको जानने के लिए मैं इसको सीधे से आपको बताऊंगा कि इस 2 भागों में आप सभी की जानकारी में होगा, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल, भाई जो मेल में है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल में है वो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। तो आज हम ज़्यादा करके जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, इस पे हम आज का पूरा डिस्कशन रखेंगे। मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है और इसका बहुत ही ऑथेंटिकेटेड जो साइंटिफिकली प्रूवन होम्योपैथिक मेडिसिन है वो क्या है, और इसका क्लासिकल होम्योपैथी से अगर इलाज किया जाए तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी के सामने शेयर करेंगे। जो मेजर टाइप है बाल झड़ने की या बाल्डनेस की, उसमें से पहला टाइप होता है, उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसके अलावा एक दूसरा टाइप होता है, उसका नाम होता है एलोपेशिया एरिएटा।
इसके अलावा और कई सब टाइप्स इनकी होती हैं, लेकिन मेजर रूप से बात की जाए तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं वो इन्हीं दो के आसपास होते हैं। और इसके अलावा अब हम ये थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट में मैं आप सबके सामने ये रखना चाहता हूँ कि बेसिकली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है ये बेसिकली है, होता क्यों है और इसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है, इससे क्या बचा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो साइंटिफिक आंसरिंग है, इसकी साइंटिफिक फैक्ट हैं, वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। तो जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है इसके लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर के साथ साथ इम्पोर्टेंट रूप से, मुख्य रूप से ये माना जाता है कि हमारा एक हार्मोन होता है जिसे बेसिकली मेल हार्मोन कहते हैं, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक और 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ, एक एंजाइम के साथ मिलके 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ जब टेस्टोस्टेरोन मिलता है तो उससे DHT फॉर्मेशन होता है। तो ये जो DHT का फॉर्मेशन है, बेसिकली DHT इज़ ए सुप्रीम कल्प्रिट। तो ऐसा नहीं है, DHT हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी होता है कुछ परसेंटेज में, लेकिन जब इस DHT की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में ये DHT की मात्रा जितनी यूजुअली होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये DHT करता क्या है बेसिकली, मैं आपको बहुत समझाने के लिए बताऊं तो हमारे स्किन में जो 3 लेयर हैं जहां से फॉलिकल बनती है, तो जो बल्ब है जहां से नया फॉलिकल या नया रूट निकलता है, तो उसको जो कैपिलरी ब्लड सप्लाई करती है, ये DHT उसके बीच में एक लेयर बना लेता है। जैसे ही ये उस DHT उसके बीच में एक लेयर बना लेता है तो उन फॉलिकल्स को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। उन ब्लड सप्लाई मिलना बंद होने की वजह से बालों में बेसिकली 3 फेज़ होती हैं, जिसमें से उसके सबसे अंदर वाली फेज़ को हम एनाजन फेज़ कहते हैं, फिर होती है इसकी एक कैटाजन फेज़ और लास्टली होती है इसकी एक टीलोजन फेज़। तो वो DHT की लेयर बनने की वजह से जो ब्लड सप्लाई डिमिनिश होती है या कम होती है या बहुत बार बंद भी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एनाजन फेज़ है जो 2 से 5 साल की होती है वो बहुत श्रिंक होने लग जाती है, बहुत छोटी होने लग जाती है, और जो फॉलिकल है, बल्ब है, वो सिकुड़ के मरने लग जाता है, जिससे कि बाल बहुत जल्दी रेस्टिंग फेज़ क्रॉस करते हुए टीलोजन फेज़, और टीलोजन फेज़ मतलब एक तरह से टर्मिनल फेज़ में पहुंच जाते हैं। और इस फेज़ में आ जाने के बाद बहुत सारी बार पेशेंट फील करते हैं कि उनके बाल बहुत रूखे हो गए, पतले हो गए, बेजान हो गए। उसका बेसिकली रीज़न जो है वो ये DHT की लेयर है। तो मैंने बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो DHT पैटर्न की वजह से जो एक एंड्रोजेनिक पैटर्न क्रिएट होता है वो क्यों होता है और किस तरीके से होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलोपेशिया एरिएटा की, तो एलोपेशिया एरिएटा एक कंडीशन होती है जिसमें बाल चकत्ते के रूप में जाते हैं। देखिए, जहाँ मैं यहाँ पे आपको एक बार और क्लियर कर दूँ, एंड्रोजेनिक जो एलोपेशिया होता है उसमें कई पैटर्न बने हुए हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन है, और उसका क्या क्लासिफिकेशन है इसको मैं अगर आप सभी के सामने बताऊं तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम था नॉरवुड। तो उनके नाम पे हैमिल्टन नॉरवुड क्लासिफिकेशन है जो बाल्डनेस को नापने का एक पैमाना है। तो इस नॉरवुड क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेल पैटर्न बाल्डनेस को उन्होंने 7 कैटेगरीज में बांटा है। इन 7 कैटेगरीज में से हमारे आसपास जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, पेशेंट हैं, पीपल हैं, वो शुरू के 3 और 4 स्टेजेस जो हैं वहाँ पे ये जो इन्होंने स्टेजेस मार्क की हैं उसकी अपनी अपनी कुछ इंडिकेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसके हिसाब से शुरू के 4 स्टेजेस ज़्यादा लोग उससे परेशान होते हैं। उस 4 स्टेजेस में से पहले में बहुत कोई ख़ास अंतर उनकी हेयर लाइन में नहीं आता। दूसरी स्टेज जो होती है उसमें हेयर लाइन रिसीडिंग शुरू हो जाती है, और तीसरी स्टेज में बिल्कुल W या M कह लीजिए या बहुत बार V शेप कह लीजिए, उसका हेयर लाइन रिसीडिंग होते होते यहाँ तक आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी शेप होती हैं। तो ये जो टाइप्स हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये मैंने आपको इसलिए भी डिस्क्राइब किया है कि अभी आगे इसी वीडियो में जब हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे तो इन्हीं के बिहाफ पे, यानी उस पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। मैं आज उन सारी मेडिसिन को आप सभी के सामने डिस्क्लोज़ करूंगा
के जिनको के काम में लेके हम इस एंड्रोजेनिक पैटर्न को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, इस DHT की एक्टिविटी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपसे जो डिस्कस किया ये था जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के टाइप्स कहते हैं, इसका छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा जो एक मेजर टाइप है उसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। अब एलोपेशिया एरिएटा में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाल पूरे पैटर्न पे नहीं जाके चकत्ते की फॉर्म में, गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में जाते हैं। और कई बार एलोपेशिया टोटलिस वाली जो कंडीशन होती है उसमें इवन आईब्रोज के, बियर्ड के, दाढ़ी के बाल भी पूरी तरीके से चले जाते हैं। इवन जो हमारी स्किन पे ऊपर रवे होते हैं, जो ये रोए होते हैं, हमारे चेस्ट पे जो बाल होते हैं वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कंडीशन कहलाती है एलोपेशिया टोटलिस। अब एलोपेशिया टोटलिस के हम अगर कारणों की बात करें तो देखिए कई थ्योरीज़ हैं। उनमें से जो सबसे मान्य, जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी हैं, उनके हिसाब से दो बड़े कारण एलोपेशिया एरिएटा के माने जाते हैं। उस थ्योरीज़ के हिसाब से पहले नंबर पे अगर बात करें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज़ेस कहते हैं, उसमें होता यह है कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही फॉलिकल्स पे अटैक करने लगता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की शरीर की फॉलिकल्स पे अटैक करने लगे तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में पैचेस में एक तरीके से पूरा बंच के बंच बाल निकल जाते हैं और एक चकत्ते के रूप में सामने आता है। एलोपेशिया एरिएटा का जो एक और बड़ा कारण माना जाता है वो है स्ट्रेस, तनाव। तनाव बहुत बड़ा कारण है। तनाव का अगर हम इनडायरेक्टली रीज़न पे बात करें तो जो एंड्रोजेनिक पैटर्न है इवन उसको भी इंड्यूस करने में स्ट्रेस और तनाव का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। इसके थोड़े से साइंटिफिक एस्पेक्ट पे मैं बात करूं तो जब भी हम ओवर थिंकिंग में होते हैं या तनाव में होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाली स्थिति में होते हैं, तो होता क्या है, हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन जिसे कोर्टिसोल भी कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है तो ये DHT की एक्टिविटी बढ़ जाती है। DHT की एक्टिविटी बढ़ने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमारे शरीर के एनवायरनमेंट को इस तरीके का कर देते हैं कि जिससे उसमें फंगल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसमें एलोपेशिया एरिएटा वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ होने लगती है। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो बार्डनेस किसी भी तरीके की हो, ये हमारे सामने आने लगती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपके सामने रखा कि बेसिकली हेयर फॉल जो है उनकी टाइप क्या है और उनके जो प्रोबेबल रीज़न क्या है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण रीज़न जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, बाल यानी स्किन के ऊपर स्काल्प की कंडीशन, देखिए बहुत बार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो हमारे अंदर चल रहा है, हमारे अंदर जिस भी तरीके की कंडीशंस चल रही हैं, जैसे गैस्ट्रिक रूप से यानी डाइजेस्टिव रूप से हम बात करें तो अगर हमारा जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी में एसिड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। जब एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो अगेन वो इस तरीके की कंडीशन पैदा करता है कि फिर वही फंगल और इस तरीके की जो कंडीशंस हैं बनती हैं कि हमारे हेयर फॉलिंग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है, या कोई भी एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक रीज़न हैं जिनका जो बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बाल झड़ने के रूप में। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कुछ थेराप्यूटिक इंडिकेशंस कि अगर हम में से किसी भी आपके आसपास ऐसे कोई भी पेशेंट हो तो जो हेयर फॉलिंग या बाल्डनेस इसमें से किसी भी तरीके से परेशान हो, तो मैं स्पेसिफिक इंडिकेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि अगर उनके साथ वो कंडीशन है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक करके पूरी मेडिसिन आपके सामने बताता चलूँगा। जब भी आपको जिस भी कंडीशन में आपको सूटेबल लगे, वो सिम्टम आपसे मैच खाते हों तो आप उन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हेयर फॉलिंग के हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट की बात हम दो हिस्सों में करेंगे। पहला है इसका थेराप्यूटिक इंडिकेशन क्या है, यानी होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जिनको के लेने से हम बहुत ही कम समय में बहुत सेफ और
परमानेंट रूप से इससे इस पूरी परेशानी से, इस पूरी बीमारी से निजात पा सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके थेराप्यूटिक एस्पेक्ट क्या है, प्लस जो क्लासिकल होम्योपैथी है, जो होम्योपैथी का बेसिक पैटर्न है, यानी जो पेशेंट है उसको पूरी तरीके से उसका स्वभाव जो है, उसका बेसिक नेचर को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके बॉडी लैंग्वेज पैटर्न को, इनको सबको ऑब्जर्व करके एक केस के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से हेयर फॉलिंग जैसी इनक्योरेबल माने जाने वाली चीज़ को हम बहुत आसानी से और पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अगर मैं जो मैंने आपसे पहले कहा थेराप्यूटिक और क्लासिकल होम्योपैथी वाले पैटर्न में से मैं पहली बात करूं, तो थेराप्यूटिक इंडिकेशंस पे अगर हम बात करें, यानी कुछ एक ऐसी मेडिसिन्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उसमें से बहुत सारी मेडिसिन्स बहुत रेयर भी हैं और जिनके बहुत ही शानदार रिजल्ट भी हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ हैं, इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसी मेडिसिन में देखिए ट्रीटमेंट पैटर्न, तो थेराप्यूटिक इंडिकेशन में बताने के साथ साथ आपको एक बार फिर अपना वही जो बाल्डनेस का क्लासिफिकेशन था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम थेराप्यूटिक इंडिकेशन में इसका जिक्र बहुत कम जगह पे है कि कब कब हम किन किन कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसको बहुत स्पेसिफिक रूप से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो देखिए हमारे सिर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं वर्टेक्स, और ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा ये होता है क्राउन। तो ज़्यादातर लोगों में जो कंडीशन होती है या तो वर्टेक्स से है, या ये जो टेम्पल्स, इसको कहते हैं टेम्पोरल एरिया, तो यहाँ टेम्पल से है या फिर ये क्राउन एरिया से है। तो इन तीनों के हिसाब से होम्योपैथी में बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन है। इस वर्टेक्स एरिया की मैं बात करूं तो वर्टेक्स एरिया में बहुत स्पेसिफिक कुछ एक मेडिसिन है, तो उनको अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है बेराइटा कार्ब। इसके बाद इस वर्टेक्स एरिया के लिए एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो बहुत बार इस वर्टेक्स एरिया के बाल्डनेस वाली केसेस में यूज़ की जाती है उसका नाम होता है सेलेनियम। इसके अलावा एक दवा का नाम है एसिड नाइट्रिकम। इसके अलावा एक और दवा है जो वर्टेक्स वाले हिस्से के लिए बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स में यूज़ की जाती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, उसका नाम होता है जिंकम मेटालिकम। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको एक तरीके से आप ये समझिए कि जब मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था उसके हिसाब से जो वर्टेक्स वाला एरिया है, जब ये हेयर लाइन रिसीड होने लगती है तब उस समय पे जो दवाइयाँ काम में आती हैं वो मैंने अभी आपके सामने रखी। तो वर्टेक्स एरिया से जुड़ी हुई ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई, इनके अलावा बाल्डनेस और हेयर फॉलिंग से जुड़ी हुई कुछ बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं जो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और आप बहुत ध्यान से इनके इंडिकेशंस को सुनिएगा कि कब कब किन किन कंडीशंस में आप इन मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको वर्टेक्स एरिया बताया, इसके बाद एक और बहुत कॉमन एरिया होता है, ये जो पीछे गोले में यानी क्राउन एरिया से जब बाल पूरी तरीके से चले जाते हैं तो उसमें जो मेडिसिन काम आती है वो भी बेराइटा कार्ब, उसमें एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो बेराइटा कार्ब का जो पेशेंट होता है उसका अपना एक स्वरूप होता है, उसका वो बहुत थुलथुला सा पेशेंट होगा। बेराइटा कार्ब का अपना एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवा हमें काम में लेनी है। तो क्राउन एरिया में काम आने वाली दवा जो इम्पोर्टेंट है वो होती है बेराइटा कार्ब। इसके अलावा ये टेम्पल्स वाला जो हिस्सा है, साइड्स वाला जो हिस्सा है, इसके रिसीडिंग होने में दो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से काम में आती हैं। उसमें से एक होती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का यूज़ का इंडिकेशन में अगर हम बात करें तो टेम्पल्स के साथ में रिसीडिंग तो है ही, इसके साथ में जो स्कैल्प की सेंसिटिविटी है, कैलकेरिया कार्ब की मेडिसिन का जो पेशेंट होगा वो उसमें स्कैल्प की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत खुजली जलन जैसी कंडीशंस उसके साथ होंगी। नेट्रम्यूर मेडिसिन होती है, इसमें साइड्स में से बाल जाना एक सिम्टम होता है। इसके अलावा नेट्रम्यूर के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ नेट्रम्यूर के पेशेंट में हमें मिलती है, जैसे उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के हेडेक्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के सिर दर्द की शिकायत साथ में वो पेशेंट करेगा। इसके साथ में उन हेडेक्स के साथ स्ट्रेस, जो मैंने अभी आपसे तनाव की बात की थी, तो नेट्रम्यूर का पेशेंट में बड़ा डिप्रेसिव मोड होता है।
तो उस डिप्रेसिव मोड वाला पेशेंट जब होता है और उसको साथ में टेम्पोरल पार्ट पे अगर रिसीडिंग हेयर लाइंस हैं, उस कंडीशन में साथ में रफ डेंड्रफ जैसी भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग नेट्रम्यूर मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया था कि जो वर्टेक्स एरिया, क्राउन एरिया, टेम्पोरल एरिया के हिसाब से हम किन किन दवाओं को काम में लेते हैं। अब मैं एक बार वापस से जो मेन और थेराप्यूटिक इंडिकेशंस में मेडिसिन आती हैं वो आप सभी के सामने उसको रखता हूँ, आप नोट करते चलिएगा और जहाँ जहाँ भी आपको लगे आप उसको काम में ले सकते हैं, या आपको लगता है कि उस बारे में अगर आपको जानना चाहें तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर इस हेयर फॉलिंग और बाल्डनेस में थेराप्यूटिक इंडिकेशंस पे हम बात करें तो इसकी मेडिसिन में मैं अगेन आपसे कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन में आती है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब के इंडिकेशंस में हमें उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखना होता है, वो किस टाइप का पेशेंट है। अगर बहुत थुलथुला है, बहुत ज़्यादा चबी जिसे कहते हैं, चबी शेप उसकी है, और साथ में हेयर फॉलिंग भी है, एंड्रोजेनिक पैटर्न से बाल जा भी रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बेराइटा कार्ब को बहुत सक्सेसफुली उससे रिजल्ट ले सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है, उसका नाम होता है फास्फोरस। देखिए फास्फोरस ऐसी दवा है, कब कब हम काम में ले सकते हैं, जब पेशेंट हमसे शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल गुच्छे के रूप में मेरे बाल झड़ रहे हैं या मेरे बाल गिर रहे हैं, तो वो बंचेस की फॉर्म में जब बाल झड़ने की कंप्लेंट हमारे सामने आती है, और यहाँ भी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान रखना होता है, वो बड़ा दुबला पतला पेशेंट होता है। फास्फोरस का इंडिकेशन में सबसे मेन चीज़ है ये, तो दुबला पतला होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, और यूजुअली थ्रॉट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों के साथ वो हमारे पास में आता है। तो ऐसे इंडिकेशंस में हम फास्फोरस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इम्पोर्टेंट मेडिसिन आती है, उसका नाम होता है विज़बेडन। विज़बेडन के अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो विज़बेडन ऐसे पेशेंट में इंडिकेटेड होती है जिनमें प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो, यानी एक एज से पहले उनके बाल सफ़ेद होने लग जाएं। इसके अलावा जो विज़बेडन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट दवा है कि जनरली जिन ब्लड रूट्स की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई उनको रिस्टोर करने के लिए और बालों को रीग्रो कराने में बहुत ही सक्सेसफुली इसका रिज़ल्ट रहता है। तो विज़बेडन के इंडिकेशन मैंने आपको बताए। उसके बाद मैं अगेन जो एक मेडिसिन का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, मैं वापस से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि नेट्रम्यूर एक दवा है। इंडिकेशन इसके वही हैं जो नेट्रम्यूर का पेशेंट होता है, उसमें ओवर सेंसिटिविटी मिलेगी, डिप्रेसिव मोड उस पेशेंट का होता है। डिप्रेसिव मोड के साथ एक स्पेसिफिक टाइप के हेडेक के साथ वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। तो उन स्पेसिफिक टाइप के अगर हेडेक उसको हैं तो इन स्पेसिफिक टाइप के हेडेक्स वाले ऐसे पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं उस समय नेट्रम्यूर। तो नेट्रम्यूर के बाद में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उनका नाम होता है, एक का नाम है मेंसिनेला। देखिए मेंसिनेला है और एक और मेडिसिन है अस्टिलेगो। तो मेंसिनेला और अस्टिलेगो ये दोनों ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अपने अपने इंडिकेशंस हैं। इसके बाद में लेकिन इनका प्राइमरी इंडिकेशन ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें किसी भी एक्यूट बीमारी के बाद में, या एक्यूट लंबा बुखार रहा हो, या ऐसी कोई और जुखाम ज़्यादा देर तक बना रहा हो, ऐसी कंडीशन के बाद में, यानी किसी भी एक्यूट फेज़ के बाद में अगर बाल झड़ने वाली परेशानियाँ बढ़ गई हो, तब हम मेंसिनेला और अस्टिलेगो ये जो दो दवाइयाँ हैं इन्हें काम में लेते हैं और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती हैं। यानी एक्यूट डिजीज़ के बाद में जब हेयर फॉलिंग हुई हो तो मेंसिनेला और अस्टिलेगो ये दो बहुत इंडिकेटेड मेडिसिन है। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा आती है जिसका नाम होता है ग्रेफाइटिस। देखिए ग्रेफाइटिस के इंडिकेशन में अगर हम बात करें तो ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है उसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ग्रेफाइटिस के पेशेंट की जो स्कैल्प है वो उसमें बड़ा चिपचिपा स्टिकी डिस्चार्ज जैसा भी बहुत बार, स्टिकी इरप्शंस बहुत बार देखने को मिलते हैं, क्रस्ट बहुत बार बन जाते हैं, बहुत बार खुजली, जलन, इस तरीके की चीज़ें अगर मिल रही हैं, बहुत ग्रीसी टेक्सचर है, तब हमारे लिए इंडिकेटेड होती है ग्रेफाइटिस। और इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है बालों के कंसर्न में जिसका नाम आप बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत यूज़फुल मेडिसिन है जिसका नाम होता है जेबोरेडी।
तो जेबोरेंडी दवा को अगर इसकी मदर टिंचर वाली फॉर्म में हम स्कैल्प पे अप्लाई करके कोकोनट ऑयल में या किसी और तेल में, ऑलिव ऑयल में अप्लाई करके काम में लेते हैं, तो बालों से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें जेबोरेंडी दवा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देती है, बहुत प्रॉम्प्टली इससे रिज़ल्ट लिए जा सकते हैं। इसी के साथ जैसे मैंने अभी आपको जब बताया था एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें बाल चकत्ते की फॉर्म में जाते हैं, पूरे बाल उड़ के चकत्ते की फॉर्म में जब गोल गोल सर्कल्स के फॉर्म में बाल जाते हैं, तो उसके लिए उस इंडिकेशन पे एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है एसिड फ्लोर। तो एसिड फ्लोर की दवा को यूजुअली 200 या 1 m वाली पोटेंसी में अगर हम काम में लें तो जो चकत्ते में बाल जाने वाली कंडीशन है उसमें बहुत ही रिमार्केबल और इवन बहुत बार एलोपेशिया टोटलिस जैसी कंडीशन तक में भी पूरे बाल उनके रीस्टोर हो जाते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट ये दवा है। इसके बाद लास्टली अगर मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट, देखिए आज हमने उन्हीं मेडिसिन्स का आपके साथ थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी समझा है जिनके इंडिकेशंस हेयर फॉलिंग में या बार्डनेस में बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है एसिड फॉस। यानी इन जो एसिड फॉस के इंडिकेशन में वो पेशेंट हमारे सामने जो प्रेजेंट होते हैं उनमें बड़ा डिप्रेसिव मूड रहता है, यानी बहुत सैडनेस दिखेगी, वो बड़ा दुखी होके अपनी बात बताते हुए रहते हैं और स्ट्रेसफुल बहुत होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब हेयर फॉल की कंप्लेंट के साथ आते हैं तो इन इंडिकेशंस वाले पेशेंट के लिए एसिड फॉस बहुत बढ़िया रिजल्ट दे के काम करती है। ये मैंने बात करी थेराप्यूटिक इंडिकेशंस में जो इंडिकेटेड इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उनके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इलाज का, जो हमारा ट्रीटमेंट का दूसरा मेथड था उसका नाम है क्लासिकल होम्योपैथी। तो देखिए क्लासिकल होम्योपैथी में हमें केवल डिजीज़ के लक्षणों पे नहीं जाके, देखिए क्लासिकल होम्योपैथी का जो प्राइमरी प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। इसका मतलब ये है कि हमें इलाज उस बीमारी का नहीं करना बल्कि उस पेशेंट का करना है जिसको कि वो बाल झड़ना या और किसी भी तरीके की बीमारी हो। तो अब इसमें करना ये होता है, क्लासिकल होम्योपैथी से जब हमें ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें करना ये होता है कि हमें किसी एक ऐसी दवा का चुनाव करना होता है। होम्योपैथी में इस समय में 8200 दवाइयाँ हैं, तो उन 8200 दवाओं में से हमें किसी एक ऐसी दवा का चुनाव करना होता है जो उस पेशेंट के सारे मानसिक लक्षणों को, उसका जो बेसिक नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसको, उसके थॉट प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से कवर करती हो, प्लस उसकी जो प्रेजेंट कंप्लेंट हैं, फिजिकल कंप्लेंट्स हैं, उनको भी कवर करती हो। यानी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की उसकी परेशानियों को कवर करने वाली हमें ऐसी 8200 में से किसी एक दवा का चुनाव करना होता है। और इस मेडिसिन के सिलेक्शन के प्रोसेस को कहते हैं रेपर्टराइजेशन। तो इस रेपर्टराइजेशन प्रोसेस के लिए हमें उस पेशेंट को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है। तो आज ऐसे ही एक पेशेंट का एग्जांपल लेते हुए, एक बार्डनेस के या और हेयर फॉलिंग के पेशेंट का एग्जांपल लेते हुए मैं अभी आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस पेशेंट के स्वभाव को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके बॉडी लैंग्वेज पैटर्न को बारीकी से स्टडी करके अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो हमें बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत कम समय में उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। क्लासिकल होम्योपैथी के पूरे पैटर्न को समझने के लिए हम एक पेशेंट का एग्जांपल लेके बात करेंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया और वो होता है ना, बहुत एक बिल्कुल साफ़ सुथरे, एकदम लीन एंड थिन पेशेंट था और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन उस पेशेंट ने आते ही पूछा, और डॉक्टर साहब हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। और उनके साथ 2 जने और थे उस पेशेंट के साथ में। तो भाई मैं जब उसके एक प्रॉपर ग्रीट के बाद में मैं देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि उनके पास एक के बाद एक कई फ़ोन लगातार आए जा रहे हैं। तो जब उनको रोक के, उस पूरी केस टेकिंग में उनको थोड़ा सा रोक के मैंने उनके फ्रेंड से इसको कंफर्म किया। मैंने कहा यार आपके फ़ोन बहुत सारे आ रहे हैं। तो उनके एक फैमिली मेम्बर जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि सर इनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, तो और फ्रेंड सर्किल ही नहीं, घर में भी इनका बिहेवियर सबसे इतना ज़्यादा जॉली और फ्रेंडली है कि सब इनके साथ बात करना और रहना पसंद करते हैं। तो इसके बाद में जब उन्होंने बताया कि सर आप तो इनके इस बालों वाली चीज़ का ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब से इनकी ये समस्या चल रही है तब से रात दिन ये यही पूछते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं अपने स्तर पे।
तो वो मतलब ईच एंड एवरीथिंग जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये हो क्या रहा है इनके साथ। तो ये कुछ बहुत छोटी सी केस टेकिंग थी। तो अब हमें करना ये होता है कि इस सारी की सारी चीज़ में से हमें इनमें से ऐसे इंडिकेशंस को एक रेपर्टोरियल लैंग्वेज में यानी रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपसे बताया कि जो उसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, उस प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे हमने एक रूब्रिक लिया, उसका नाम होता है इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशन जो उसका एक एंट्रेंस का वो था, तो उसमें एक इम्प्रेशन का ध्यान उसे बहुत ज़्यादा था, यानी एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था अपने इस इम्प्रेशन को लेके। इसके बाद जब उनके फ्रेंड्स से कंफर्म करने पे बताया, उन्होंने कहा कि इनका फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़िया है और ये सबसे बहुत ज़्यादा प्यार से, स्नेह से और घर में भी, परिवार में भी सबसे अच्छे से मिलके या हंस के बात करते हैं, फ्रेंडलीनेस से बात करते हैं। तो इसको जब होम्योपैथिकली रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उस रिपर्टोरियल लैंग्वेज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है, उसको रूब्रिक होता है अफेक्शन और रिटर्न्स अफेक्शन। मतलब वो खुद अफेक्शन में भी है और अफेक्शन रिटर्न भी करता है, ऐसा पेशेंट है। इसके बाद जो उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि जब से इनके बाल झड़ने वाली परेशानी चल रही है, तब से ये उसके बारे में ही रेगुलर सर्च करते रहते हैं। तो इसको जब रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, उसका नाम होता है लाइट डिज़ायर फॉर। यानी लाइट डिज़ायर फॉर का मतलब होता है कि उस पेशेंट के साथ जो भी कंडीशन चल रही है वो उस पर प्रकाश डालना चाहता है, मतलब उस पर लाइट डालना चाहता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, वो उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें जानना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इनके साथ साथ में हमने जब उसको अपने सॉफ्टवेयर पे, जो इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, इन रूब्रिक्स को उसमें डाला, तो वो रूब्रिक ने जो मेडिसिन इंडिकेट की थी उसका नाम था फास्फोरस। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की बात यह है कि देखिए, फास्फोरस हेयर फॉलिंग में इंडिकेटेड तो है, लेकिन यहाँ पे हमने जो भी सिम्टम, उसके जो भी रूब्रिक रिपर्टराइजेशन में यूज़ किए, उसमें कहीं भी हेयर फॉलिंग या बाल्डनेस नहीं है। हमने सारे के सारे जो सिम्टम लिए हैं वो उनके मेंटल सिम्टम लिए हैं और इंडिकेटेड मेडिसिन है फास्फोरस। तो इस तरह से अगर हम अपनी दवा का चुनाव कर रहे हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है वो प्योरली क्लासिकल होम्योपैथी पे है, क्योंकि इस समय हम कहीं भी हमारे सिलेक्शन में हेयर नहीं है, स्कैल्प नहीं है, किसी तरह की कोई ईचिंग सेंसिटिविटी नहीं है। और इसके अलावा जब इसमें रिपर्टाइजेशन करने पे मेडिसिन निकल के आई फास्फोरस, तो जो अपनी केस टेकिंग में उन्होंने 2-3 चीज़ें और बताई थी कि जैसे उन्होंने गले में खराश बहुत रहती है, और हाँ, एक बात जो प्रोमिनेंटली उन्होंने कहा था कि उनको नक्सीर बहुत बार, मतलब नोज ब्लीडिंग बहुत होती है। तो अब जब ये फास्फोरस निकल के आई और इसको हम, हमारी जो मेडिसिन की एक बुक होती है उसको कहते हैं मेट्रिया मेडिका, जब इसको उसमें देखा तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो उसके हेयर फॉलिंग वाले भी सारे सिम्टम को कवर करती है, ये उसके नोज़ ब्लीडिंग वाले पार्ट को भी कवर करती है, उसके सोर थ्रोट यानी गले की परेशानियों को भी कवर करती है, प्लस उसकी पूरी की पूरी बेसिक नेचर और उसके बिहेवियर को भी पूरी तरीके से ये कवर करती है। तो इस तरीके से वो फास्फोरस मेडिसिन हमने 30 पोटेंसी में उनको करीब करीब 1.25 से 1.5 महीना यानी करीब 50 दिन के आसपास दी, और उसी 1.5 महीने में उनको हेयर फॉल जो है, वो जो एक्सेस बंचेस में वो कह रहे थे कि गुच्छे के गुच्छे में झड़ने वाली स्थिति में बाल हो रहे हैं, तो बाल झड़ने की जो गुच्छे वाली स्थिति थी उसमें केवल 7 दिनों में ही उसमें फ़र्क आ गया था, जो अगले 40-50 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी पे आ गए। फिर जब उसको हमने थोड़ा सा रेगुलर दवा पे चला के रखा तो बहुत सारी ऐसी जगह पे उनको रीग्रो बहुत अच्छे से मिलने लगा जहाँ से कि पूरी रूट्स डिसअपीयर हो चुकी थी। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे क्लासिकल होम्योपैथी का जो तरीका है उसमें उस पेशेंट का जो बेसिक नेचर है, उसका स्वभाव है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसको स्टडी करके उसकी हेयर फॉलिंग भी और उसकी जो फिज़िकल कंप्लेंट्स थी, चाहे वो नाक से खून आना हो, नोज़ ब्लीडिंग हो, या उसका सोर थ्रोट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो तरीके से आपने देखा कि कैसे अगर क्लासिकल होम्योपैथी के आधार पर, यानी
उस जो भी पेशेंट है उसके केवल डिजीज़ के सिम्टम पे दवा नहीं देके उस पेशेंट के जो पूरा उसका बेसिक नेचर है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न है, इन सब को स्टडी करके अगर मेडिसिन दी जाए, उसको अगर दवा का चुनाव किया जाए, तो फिर किसी भी पेशेंट को चाहे बीमारी कितनी भी क्रॉनिक यानी सोराइसिस जैसी क्रॉनिक बीमारी क्यों ना हो, एक्जिमा सोराइसिस हुआ, एक्जिमा हुआ, एलर्जी हुआ, थायराइड है, माइग्रेन है, डायबिटीज़ है, हार्ट से बहुत सारी परेशानियां हैं। इसके अलावा आपने साइकोलॉजिकल जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी तरह की साइकोलॉजिकल परेशानियां, चाहे वो मेमोरी और कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई हों, स्लीप डिसऑर्डर्स से जुड़ी हुई हों, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे ओसीडी है, शिजोफ्रेनिया है, ऐसी सारी बीमारियों में जो होम्योपैथिक यानी क्लासिकल होम्योपैथी का जो पैटर्न है वो बहुत ही जल्दी और पूरी तरीके से पेशेंट को हम इससे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी तरह की एक्यूट बीमारियां जिन्हें कहा जा सकता है, जैसे वो फीवर है, कोल्ड है, कफ है, पेट दर्द है, इस तरीके की जितनी भी एक्यूट बीमारियां हैं, टॉन्सिलाइटिस है, साइनसाइटिस है, इन सब में भी जो क्लासिकल होम्योपैथी का पैटर्न है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही सेफ और परमानेंट एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए काम करने का तरीका है। इसी के साथ साथ मैं 2-3 एक और बहुत ज़रूरी एक टिप्स वाली चीज़ जो होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ एक लोकल अप्लाई करने वाली हैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसको लोकल एप्लीकेशन में अगर आप लेंगे तो वो जो डेड रूट्स हैं, जहाँ जहाँ पे न्यूड सरफेस है स्कैल्प के ऊपर, वहाँ से भी बहुत बार रीजनरेशन हमें मिल सकता है। रोजमेरिनस ऑयल है, रोजमेरिनस ऑयल बेसिकली इसमें ऑयल होता है लेकिन ये मदर टिंचर ही होता है, रोजमेरिनस क्यू। इसके अलावा सियोनोथस है एक दवा, सियोनोथस का मदर टिंचर, लाइकोपोडियम, सीपिया एक मेडिसिन है, इसका भी मदर टिंचर। अब ये जो मैंने आपको दवाई बताई है मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो अर्निका है, जेबोरेंडी है, रोजमेरिनस ऑयल है, सियोनोथस है, जो लाइकोपोडियम है, सीपिया है, इन सब का जो मदर टिंचर है उनको ईच क्वांटिटी में बराबर बराबर की मात्रा में मिला के आप 30 ml करवा लीजिए। और मेल पेशेंट अगर हैं तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन, और फीमेल पेशेंट हैं तो वीक में 2 बार इसको किसी भी तेल में, जैसे नारियल का तेल हो सकता है, जैतून का तेल हो सकता है, कोई भी मेडिकेटेड ऑयल हो सकता है, उतने तेल में करीब 40 से 50 ड्रॉप इसकी मिलाएं, उसको एक रुई के फोहे से मिक्स करें और उस रुई से ही इसको पहले स्कैल्प पे लगाएं, और जब पूरा स्कैल्प पे लग जाए तो उससे अच्छे हल्के हाथ से मालिश करके छोड़ें, और नेक्स्ट डे उसे किसी भी शैम्पू से, माइल्ड जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो उससे उसको धो लें। तो ये भी एक बहुत ही एक प्रूवन मेडिसिन्स हैं जो हेयर फॉलिंग में भी, बार्डनेस वाली कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। तो ये जो दोनों मेथड थे ट्रीटमेंट के, चाहे वो थेराप्यूटिक वाला हो चाहे वो क्लासिकल होम्योपैथी वाला पैटर्न हो, ये हमने अभी आपके साथ शेयर किए। अब मैं कुछ बालों की देखभाल जो है उससे रिलेटेड एक ज़रूरी जो जानकारी है वो आपके पास रहनी चाहिए, ताकि हम बिना दवाओं के भी उनकी केयर कर सकें। इससे लिए मैं अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो देखिए, बालों की जो समस्या है उसमें, उस समस्या के आने का जो महत्वपूर्ण कारण है उनमें से एक है आयरन की कमी। तो आप अपनी डाइट में ऐसे कंटेंट्स बढ़ाइए या ऐसी चीज़ें बढ़ाइए जिनमें आयरन की मात्रा बहुत होती है। आप सभी को पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें आयरन की मात्रा बहुत होती है। इसी के साथ अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बालों के पूरे प्रोसेस में। तो जितने भी हरे कलर की पत्तियों वाली या इस तरीके की सब्जी होती हैं, विटामिन ए कंटेंट वाली और भी जो भी चीज़ें होती हैं, हरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन ए बहुत पाया जाता है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा बाल आपको जैसा कि पता है ओवरऑल प्रोटीन के बने होते हैं, तो अपने खाने में, अपनी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छे से बढ़ा के रखें। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दाल, सोयाबीन और इस तरीके से प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग है, फिश है, इन सारी चीज़ों से जो प्रोटीन कंटेंट है वो ले सकते हैं।
इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डाइट कंटेंट है जो हमारे हेयर फॉलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको आप अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हेयर फॉलिंग वाली चीज़ से भी बचेंगे, और अगर हो रही है तो उसको रिस्टोर करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। वो है 2 एलिमेंट का मैं नाम बोल रहा हूँ, एक तो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उनमें तो ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर वेजिटेरियन डाइट की हम बात करें तो जो फ्लैक्स सीड होते हैं, फ्लैक्स सीड्स में ये बहुत आसानी से और बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ्लैक्स सीड के अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छे कंटेंट में ये होता है। तो इन सब को अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, अगर रेगुलर एक होम रेमेडी पैटर्न पे बात करें तो जो प्याज का रस है उसको वीक में 2 से 3 बार, क्योंकि उसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत अच्छे से होता है तो वो बहुत सारी बालों से संबंधित जुड़ी हुई परेशानियों में हेल्प करता है, तो उसको तेल में मिला के आप अपने स्कैल्प पे लगाएं, और जब उसको प्रॉपरली आप वॉश करेंगे तो उससे बहुत अच्छे से बालों की केयर होती है। तो किसी भी तरह की क्रॉनिक बीमारियां हों, कितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हों या कोई भी एक्यूट बीमारी हो, उन्हें पूरी तरीके से जड़ से बहुत ही कम समय में परमानेंटली और सेफली पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ कि हमने थेराप्यूटिक इंडिकेशन में जिन भी दवाइयों के नाम आपके साथ शेयर किए हैं, ये वो सारी दवाइयाँ हैं जो अगर उनके प्रॉपर इंडिकेशन के साथ यूज़ की जाएँ तो बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन मैं बहुत ख़ास तौर पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन दवाइयों के सिलेक्शन के लिए बहुत सारे इंडिकेशंस जो हैं उनको ध्यान रखना होता है, तो इन्हें मेरी प्रॉपर रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अपने आप से नहीं लेके इन इंडिकेशंस को अपने आसपास जो भी आपके एबल होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों उनमें से किसी को आप बताएं, और उनकी सलाह लेके जब आप दवा लेंगे तो इस होम्योपैथिक पैटर्न से ट्रीटमेंट जो आपका रहेगा उससे आप बहुत ही कम समय में सेफली और परमानेंटली अपनी सारी बीमारियों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आपने इन सारी बातचीत को सुना, तो अब अगर आप सभी के आसपास, चूँकि हमारा ये पूरा एक अभियान है वो स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता को लेकर है, तो इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके परिवार में, आपके साथ या आपके आसपास, आपकी जानकारी में ऐसे कोई भी लोग हों जो इस तरीके की किसी भी परेशानी, बीमारी से परेशान हो रहे हों, पीड़ित हों, दिक्कत में हो, चाहे वो अभी जो मैंने आपके सामने बताया बाल झड़ना हो या और बालों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो जैसे डैंड्रफ हो, जिसके बारे में अभी हमने थोड़े समय पहले ही एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया था, या और किसी भी तरीके की बीमारी हो, तो इनमें से कोई भी बीमारी अगर आपके आसपास किसी में भी है तो आप ये वीडियो, अगर आपको लगा हो कि ये इलाज का एक ऐसा तरीका है कि जो बहुत ही मिरेकलस है, इसके बहुत ही एक चमत्कारिक जैसे परिणाम हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, इसमें आप सहायता कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और आप में से कोई भी अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी बात पूछना चाहें तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट में अपनी कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। तो अब इस इलाज के इस विलक्षण तरीके के बारे में यानी क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो हमारी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बीमारियों के बारे में, जिसमें थायराइड है, जिसमें माइग्रेन है, जिसमें सोराइसिस है, इन सारी डिजीज़ के बारे में भी है। और इसके अलावा एक्सक्लूसिवली क्लासिकल होम्योपैथिक पैटर्न क्या है, इसको अगर आप में से कोई भी समझना चाहें या इसका लाभ लेना चाहें तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हम या और डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो आपने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा इसको, और अगर आप जो भी ज़रूरी समझें, जो भी जानकारी चाहें उसके लिए कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।